नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारतीय इतिहास में एक ऐसा दौर था जब सिर्फ 7 सालों के अंदर दमन की एक कार्रवाई ने एक पूरी क्रांति को जन्म दे दिया। ये कहानी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने की, और ये हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे देश में आग लगा सकती है। चलिए शुरुआत एक पहेली से करते हैं। स्क्रीन पर जो ये 4 घटनाएं दिख रही हैं, अगर इन्हें सही क्रम में लगा दिया जाए तो ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, बल्कि ये वो पूरी कहानी है कि कैसे एक बिखरे हुए गुस्से ने एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ल ले ली। तो ये है इन घटनाओं का सही क्रम। पर ये सिर्फ तारीखें नहीं है। जरा सोचिए, ये एक के बाद एक गिरने वाले डोमिनोज की तरह हैं। हर एक घटना ने अगली को धक्का दिया, और इन सब के आखिर में एक ऐसी राजनीतिक ताकत पैदा हुई जिसने भारत का भविष्य ही बदल दिया। चलिए पहले डोमिनो से शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1878 में, एक ऐसे कानून से जिसका एक ही मकसद था, आवाज को दबाना। उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड लिटन एक ऐसा कदम उठाने वाले थे जो अनजाने में ही सही भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा देने वाला था। इस कानून का नाम था वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, मतलब सीधा सा था, अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी भारतीय भाषा में छपने वाले अखबारों पर सरकार का कड़ा कंट्रोल होगा। अगर कोई अखबार सरकार के खिलाफ कुछ भी छापता तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस तक जब्त की जा सकती थी। ये बोलने की आज़ादी पर एक सीधा हमला था। तो सवाल उठता है कि भाई ये एक्ट लाया ही क्यों गया? इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। देखिए, 1876 से 78 के बीच एक भयानक अकाल पड़ा था, लेकिन उसी दौरान लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा शाही दरबार लगाया। भारतीय भाषाओं के अखबारों ने इस पर सरकार की जमकर आलोचना की। बस सरकार इसी आलोचना को दबाना चाहती थी, और इसीलिए उन्होंने प्रेस की आज़ादी पर ही ताला लगा दिया। लिटन के इस दमनकारी दौर के बाद एक नए वाइसरॉय आए, लॉर्ड रिपन, और उनके आने से हवा का रुख पूरी तरह बदलने वाला था। दमन की जगह अब सुधार की बातें होने लगी थीं। यहाँ देखिए, दोनों वाइसरॉय के बीच का फर्क कितना साफ है। एक तरफ थे दमनकारी लिटन और दूसरी तरफ थे उदारवादी सोच वाले लॉर्ड रिपन। रिपन ने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि 1881 में उस विवादास्पद प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया। रिपन का मकसद सिर्फ पुराने कानूनों को हटाना नहीं था, वो शिक्षा के जरिए भारत को मजबूत करना चाहते थे। उन्होंने हंटर कमीशन बनाया, जिसका जोर प्राइमरी एजुकेशन पर था, और सबसे जरूरी बात, ये शिक्षा स्थानीय भाषाओं में दी जानी थी, ताकि ज्ञान कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित न रहकर आम जनता तक पहुंचे। लेकिन रिपन का सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे विवादास्पद कदम था इल्बर्ट बिल। उस समय के कानून में एक बहुत अजीब भेदभाव था। कोई भी भारतीय जज किसी यूरोपियन अपराधी का मुकदमा नहीं चला सकता था। इल्बर्ट बिल इसी नस्लीय भेदभाव को खत्म करने की एक कोशिश थी। कानून के सामने बराबरी का ये छोटा सा प्रयास एक ऐसा तूफान खड़ा करने वाला था जिसने ब्रिटिश राज की असलियत को सबके सामने लाके रख दिया। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। सोचने में तो ये एक बहुत ही सीधा और सरल विचार था, है ना, कि भाई न्याय का तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे अपराधी भारतीय हों या यूरोपियन। पढ़े लिखे भारतीयों के लिए ये उम्मीद की एक किरण थी कि शायद अब सिस्टम बदल रहा है। लेकिन भारत में रह रहे अंग्रेज समुदाय के लिए बराबरी का ये विचार बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने इस बिल के खिलाफ एक जबरदस्त और संगठित विद्रोह छेड़ दिया। इसे इतिहास में श्वेत विद्रोह या व्हाइट म्यूटनी के नाम से जाना जाता है। ये विरोध इतना तगड़ा था कि सरकार को झुकना पड़ा। बिल में ऐसे बदलाव कर दिए गए कि उसका असली मकसद ही खत्म हो गया। यूरोपियन अपराधियों को ये अधिकार मिल गया कि उनके मुकदमे में जूरी के आधे सदस्य यूरोपियन ही होंगे। मतलब समानता का जो वादा था वो टूट चुका था। और बस यही था वो टर्निंग पॉइंट। इस एक विवाद में भारतीय मध्यम वर्ग की आंखें खोल दीं। उन्हें ये कड़वी सच्चाई समझ में आ गई कि कानून की नज़र में भी वो कभी अंग्रेज़ों के बराबर नहीं हो सकते। ये एहसास सिर्फ एक निराशा नहीं था, ये एक चिंगारी थी। तो अब देखते हैं कि इस निराशा की चिंगारी ने एक संगठित एक्शन की आग को कैसे जलाया। ये हमारे डोमिनो इफेक्ट का आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्सा है। देखिए, हुआ क्या,
इल्बर्ट बिल विवाद ने नस्लीय भेदभाव को सबके सामने ला दिया। इससे पढ़े लिखे भारतीयों को समझ आया कि अकेले अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा। उन्हें एक साथ आने की, एक संगठित आवाज की जरूरत महसूस हुई और इसी जरूरत से जन्म हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इस तरह दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम, डब्ल्यूसी बैनर्जी जैसे कई बड़े नेता बॉम्बे में मिले और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी। शुरुआत में इसका लक्ष्य कोई आक्रामक विरोध करना नहीं था, बल्कि याचिकाओं और संवैधानिक सुधारों के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों की ज्यादा भागीदारी हासिल करना था। तो इन 7 सालों की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस एक दशक ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया? एक दिलचस्प थ्योरी ये भी है, जिसे सेफ्टी वाल्व थ्योरी कहते हैं। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि इसके ब्रिटिश संस्थापक एओ ह्यूम ने कांग्रेस को एक ऐसे सेफ्टी वाल्व की तरह देखा जो भारतीयों के बढ़ते गुस्से को एक कंट्रोल की हुई दिशा दे सके, ताकि वो एक बड़े विद्रोह में न बदल जाए। तो जरा सोचिए, सिर्फ 7 सालों में प्रेस पर पाबंदी से शुरू हुआ सफर एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की स्थापना तक पहुंच गया। ये हमें इतिहास का एक बहुत शक्तिशाली सबक सिखाता है कि जब किसी आवाज को दबाया जाता है तो वो खत्म नहीं होती, वो बस एक साथ आने और पहले से भी ज्यादा जोर से बोलने का एक नया तरीका ढूंढ लेती है।